दोस्तों क्लिक एंड आस्क विद मनीष में एक हमारे बहुत ही अच्छे सब्सक्राइबर हैं मिस्टर रूपेश। वो हमें पूछ रहे हैं गुजरात से कि सर मेरे पास में अच्छे फोटोग्राफी गियर्स हैं और मैं हर तरह की फोटोग्राफी कर लेता हूँ, वेडिंग से लेके मॉडलिंग पोर्टफोलियोज, ई कॉमर्स वगैरह वगैरह, बट मेरे पास में जो है साल भर के अंदर काम ना के बराबर रहता है। मैंने हर चीज़ ट्राई करके देख ली बट मेरे पास में काम जो है वो नहीं आ रहा है और अब मुझे लग रहा है कि मेरा जो सारा इन्वेस्टमेंट है वो एक तरह से वेस्ट हो गया, यानी कि मेरे जो पैसे हैं वो काफ़ी इन्वेस्ट हो चुके हैं और उतना काम मेरे पास आ नहीं रहा। तो सर क्या कारण है कि मैं फोटोग्राफी बिजनेस में या फोटोग्राफी करियर में फेल होता जा रहा हूँ? तो देखो रुपेश भाई, मैं ये नहीं बता सकता आपके क्या कारण है, आप क्यों फेल हो रहे हैं, बट इस वीडियो के अंदर मैं ये बताने की ज़रूर कोशिश करूँगा कि क्या आप जानते हैं 90% फोटोग्राफर्स जो हैं वो फेल हो जाते हैं अपने फोटोग्राफी करियर में, और क्या ऐसे 10 कारण हैं जिसकी वजह से ये फेलियर होता है। तो आज का वीडियो अगर आप सब लोग देख रहे हैं, जो भी हमारे दर्शक हैं, तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज मैं कुछ ऐसी आपको बातें बताने वाला हूं जिससे आपको एक क्लैरिटी आएगी कि हमें क्या नहीं करना है और हमें क्या करना ज़रूरी है। तो ये वीडियो उन सभी फोटोग्राफर्स के लिए बहुत यूज़फुल रहेगा जो एक फोटोग्राफी में लॉन्ग टर्म करियर देख रहे हैं। वीडियो पे मैं आऊँ, अपने पॉइंट्स पे मैं आऊँ, उसके पहले मैं आपको सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हो तो दिल को अच्छा लगता है, अच्छे अच्छे वीडियोज़ को बनाने का हौसला मिलता है और काफ़ी प्रेरणा मिलती है। रीज़न नंबर 1, लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज एंड प्रैक्टिस। अब देखिए क्या होता है कि कई लोग जो फोटोग्राफी करियर में आते हैं या फोटोग्राफर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले काफ़ी सारा पैसा खर्च करके वो एक अच्छा कैमरा ले लेते हैं, कुछ लेंसेज खरीद लेते हैं, कुछ फ्लैश लाइट ले लेते हैं, बट एक्चुअल में देखा जाए तो फोटोग्राफी के जो फंडामेंटल्स हैं वो उसको ठीक से नहीं सीखते, ना वो उतनी प्रैक्टिस करते हैं जितनी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो होता ये है कि आपके पास में अच्छे गियर होने के बावजूद आपका जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो उतना अच्छा नहीं होता, और जब आपके पास जो भी जिस तरह के भी असाइनमेंट आते हैं, जिसको भी आपने थोड़ा बहुत असिस्ट करके सीखा है, वो इतना इनफ नहीं होता कि आप कोई भी असाइनमेंट अपने बलबूते पे कर सके। वहाँ पर हमेशा आपको जो है एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग होती है, बिकॉज आपने उस क्राफ्ट को ठीक से सीखा ही नहीं है। तो यहाँ पर मैं 2 चीज़ आपसे कहना चाहूँगा। सबसे पहले, जब भी आप फोटोग्राफी करियर में जाएं या आपने अगर अपने लिए गियर्स खरीद लिए हैं या आप ऑलरेडी जो है इस फील्ड में एज अ बिगनर आप घुस चुके हैं, तो सबसे पहले भाई पैसे कमाने से पहले आप पहले अपनी फंडामेंटल्स को क्लियर करिए। आप पहले कैमरा को और उसकी टेक्निकलिटीज़ को, फोटोग्राफी के अंदर लाइटिंग को और फोटोग्राफी के जो गियर्स हैं, चाहे आपके लाइटिंग गियर्स हो या अदर एक्सेसरीज हो, उनको ठीक से यूज़ करना सीखिए, जिससे आपको एज अ फोटोग्राफर कॉन्फिडेंस आएगा। और सबसे बड़ी बात, पैसा कमाने से पहले कम से कम 5 से 10 हज़ार फोटोज़ आप एज अ प्रैक्टिस शूट करिए। मेरे हिसाब से कम 10 हज़ार फोटोज़ आपको पहले शूट करनी चाहिए, जिससे आपको एक आइडिया आ जाएगा और हर तरह की लाइटिंग कंडीशन में कि आपकी फोटोग्राफी किस दिशा में जा रही है। क्या वाकई में आप एक अच्छे फोटोग्राफर हैं? क्या वाकई में आप अच्छी फ़ोटोज़ खींचने की क्षमता रखते हैं? ये आपको तब पता चलेगा जब आप एटलीस्ट 8 से 10 हज़ार फोटोज़ खींच लेंगे। उसके बाद आपको पता ऑटोमेटिकली चल जाता है कि आपका क्या तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है फोटोग्राफी में, क्या आपका वीक पॉइंट है, और जो वीक पॉइंट है उस पर आप काम करिए और आप बराबर जो है आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखिए, खाली गियर्स खरीदने से, मार्केटिंग करने से, वेबसाइट बनाने से और 4-5 रील बनाने से बिजनेस नहीं आता। बिजनेस तब आता है जब आपकी फोटोग्राफी के अंदर वो बात होती है जो क्लाइंट्स को अपील करे, जो क्लाइंट को मजबूर कर दे कि वो पैसा खर्च करे आपकी सर्विसेज पर। आपके काम को देख के क्लाइंट को लगना चाहिए कि हाँ, ये जो फोटोग्राफर है बहुत ही काबिल और बहुत ही अच्छी फोटोज़ खींचता है। अगर आपके अंदर ये सारी काबिलियत नहीं है, नो मैटर आपके पास कितने भी महंगे गियर्स या आप कहीं भी कितना बड़ा स्टूडियो बना लें या आप किसी भी तरह की मार्केटिंग गिमिक्स कर लें, उससे काम आने वाला नहीं है। अल्टीमेटली आप फेल हो जाएंगे। रीज़न नंबर 2, फेलियर टू स्पेशलाइज। अब देखिए क्या होता है कि बहुत सारे फोटोग्राफर्स प्रैक्टिस भी करते हैं, बहुत सारे फोटोग्राफर जैसे मैंने बताया 8-10 हज़ार फोटोज़ भी शूट कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी फेल हो जाते हैं। जैसा अभी रुपेश ने लिखा कि भाई मैं वेडिंग भी कर लेता हूँ, मैं मॉडलिंग पोर्टफोलियो भी, ई कॉमर्स भी कर लेता हूँ, मैं सब चीज़ कर लेता हूँ, लेकिन मेरे पास काम नहीं आ रहा। देखिए भाई, काम क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आपको जब आप शुरुआत करते हो तो आप थोड़ा धीरे धीरे कदम रखिए। आप ये नहीं कि हर चीज़ कर रहे हैं, आप ऐसी नीश को जो है उसे चुनिए जिसमें आपको ज़्यादा मज़ा आता हो, जिसमें आपका अच्छा कमांड हो। तो आप किसी भी एक
नीश के अंदर जो है आप स्पेशलाइज करिए। अगर आपको मॉडलिंग पोर्टफोलियो शूट करने में मजा आता है तो आप स्पेशलाइज करिए मॉडलिंग पोर्टफोलियो के लिए। अगर आपको वेडिंग फोटोग्राफी में मजा आ रहा है तो आप पहले वेडिंग फोटोग्राफी पे ही फोकस करिए। आपको ई कॉमर्स में मजा आ रहा है तो सिर्फ आप ई कॉमर्स पे ही फोकस करिए। इससे होगा ये कि जब आप एक तरह की फोटोग्राफी बार बार करेंगे, उसमें स्पेशलाइजेशन करेंगे, तो आपको उससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में पता चलेगा। आपका उस पर्टिकुलर नीश पे आपका जो कमांड है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा और आप हर तरह की सिचुएशन में हर तरह के शॉट्स आप ले पाएंगे, हर तरह की लाइटिंग को आप हैंडल कर पाएंगे, हर तरह के जो भी चैलेंजेस हैं उस नीश को लेके वो आप उसे अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। लेकिन ज़्यादातर फोटोग्राफर क्या करते हैं कि यार काम, चलो मैंने वेडिंग का भी काम ले लिया, मैंने पोर्ट्रेट का भी काम ले लिया, मैंने मॉडलिंग पोर्टफोलियो का भी ले लिया, मैंने ई कॉमर्स का भी ले लिया। होते है कि आप जो है सारी नावों पे सवार होंगे तो भाई आपको गिरना ही है। लेकिन आपको अगर ये सारी चीज़ें करनी है, वो करने में बुराई नहीं है, बट आप थोड़ा एक्सपीरियंस लीजिए, 4-5 साल काम करिए, उसके बाद जो है आप हर तरह के नीश के अंदर ट्राई करिए। आप वहाँ पे फिगर आउट करिए कि आप उस बिज़नेस को कैसे एक्सपेंड करना चाहेंगे हर नीश के अंदर। और हर नीश का जो है ना एक स्पेशलाइजेशन होता है, उसका एक तरीका होता है मार्केट में उसको मार्केट करने का, वहाँ से क्लाइंट्स को निकाल के लेके आने का, वो एक पूरा प्रोसेस होता है। तो वो प्रोसेस को समझना ज़रूरी है, ना कि बिना सोचे समझे आपने हर चीज़ को करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर जब आप एज अ बिगनर शुरू करते हैं या बिल्कुल नए नए मार्केट में जा रहे हैं तो आप किसी भी एक चीज़ में स्पेशलाइज करिए, उसको आप बेचिए। अपनी उस स्पेशलाइजेशन को जो है आपको मार्केट करना आना चाहिए। और जब आप उसको सीखेंगे तो आप देखेंगे कि उसी सेगमेंट के अंदर, उसी नीश के अंदर आपको बहुत सारा काम मिलने लगेगा। दोस्तों, मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है, जब से मेरा करियर शुरू हुआ है, मैंने ऑलमोस्ट 27-28 ईयर्स हो गए फोटोग्राफी करते हुए, बट मेरा जो 90% काम था वो मॉडलिंग पोर्टफोलियो से आता था और मैंने बहुत शूट किए। मेरा उस काम में मतलब बहुत अच्छे से हाथ बैठा था और मैं जो है सीखता भी जाता था और मुझे उसको करने में मज़ा आता था। तो मेरे पास कभी भी वहाँ पर क्लाइंट्स की कमी नहीं हुई। मैं हमेशा, चाहे लो बजट का क्लाइंट हो, हाई बजट का क्लाइंट हो, मेरे पास में हमेशा सोल्यूशन होता था उनके लिए। किसी के पास में इंडोर का पैसा नहीं है तो भाई मैं आउटडोर में शूट करता था। किसी के पास में अच्छा बजट है तो इंडोर आउटडोर दोनों देता था। किसी को कुछ कम पिक्चर चाहिए तो उनका उस हिसाब से मैं बजट बना के उनको देता था। कहने का मतलब ये है कि मैंने इस चीज़ में अच्छे से स्पेशलाइज किया और फिर उसको मार्केट करके मैंने उस पर अच्छे पैसे बनाए। तो यहाँ पर आप शुरुआत के अंदर जो है ये सारी चीज़ें आप स्ट्रैटेजी निकालिए। और जब धीरे धीरे मैंने सालों हो गए तो फिर मैंने हर चीज़ में ट्राई किया। मैंने ई कॉमर्स भी किया, मैंने वेडिंग को छोड़ के सब किया। और वेडिंग के अंदर मैंने प्री वेडिंग कुछ ज़रूर किए हैं, बट मैंने वेडिंग फोटोग्राफी कभी नहीं की क्योंकि मेरा वहाँ पर मुझे उतना इंटरेस्ट उसमें नहीं था। तो मेरा कहने का मतलब ये दोस्तों कि आप थोड़ा सा स्पेशलाइज करिए और काम को समझिए और उसकी मार्केटिंग करना। खाली फोटोग्राफी करने से ही जो है सब कुछ नहीं होता। अब जो तीसरा रीजन है फेल होने का वो है दोस्तों इनएडिक्वेट मार्केटिंग स्किल्स। अब देखिए मेरा इससे क्या मतलब है, बहुत सारे जो टैलेंटेड फोटोग्राफर्स हैं वो बहुत ही स्ट्रगल करते हैं व्हेन इट कम्स टू मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। यानी कि उनका काम तो बहुत अच्छा होता है, उनको फोटोग्राफी आती भी है, उनके टेक्निकल स्किल्स भी बहुत अच्छे होते हैं, उनका लाइटिंग पे कमांड भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन प्रॉब्लम आता है कि उनको ये नहीं पता कि भाई उनकी जो टारगेट ऑडियंस है, टारगेट कस्टमर है, उसको किस तरह से जो है उनको कन्विंस करना है, उनको कहाँ से खींच के लाना है, अपने काम को किस तरह से मार्केट करना है। वेबसाइट भी वो लोग बना लेते हैं, इंस्टाग्राम का पेज भी बना लेते हैं, लेकिन आप देखोगे वहाँ इंस्टाग्राम पे उनके बहुत ही कम फॉलोअर्स मिलेंगे, आपको ज़्यादा फॉलो ही नहीं करते लोग बाग। या वेबसाइट पे जो उनका ट्रैफिक है वो बहुत ना के बराबर होता है, बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू डू एसईओ वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर आपको मार्केटिंग स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मैं हमेशा बोलता हूँ दोस्तों, देखिए बहुत अच्छा फोटोग्राफर होना एक अलग बात होती है, लेकिन एक सक्सेसफुल फोटोग्राफर होना अलग बात होती है। मार्केट में आप देखोगे कई ऐसे फोटोग्राफर्स हैं जिनको काम उतना आता नहीं है, लेकिन उनके पास में इंक्वायरीज, लीड्स बहुत रहती हैं, काम ज़्यादातर करते हैं, कैसे भी जुगाड़ करके वो लोग अपना काम करते रहते हैं, बट दे आर नॉट वेरी गुड फोटोग्राफर्स। एट द सेम टाइम देर आर मैनी टैलेंटेड वेरी गुड फोटोग्राफर्स, दे स्ट्रगल टू गेट वर्क। द प्रॉब्लम इज द मार्केटिंग। अब आपको अगर आपके मार्केटिंग स्किल्स अगर आप नहीं सीखोगे, ये भी भाई एक स्किल है, इस बात को समझिए। फोटोग्राफी सीखना भी स्किल है और फोटोग्राफी की मार्केटिंग करना भी एक स्किल है। तो आपको दोनों चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, नहीं तो आप बिजनेस में फेल हो जाओगे। अब कई बार हमारी जो वर्कशॉप्स होती हैं या हम जब अपने कोर्स कराते हैं तो वहाँ पर हम बाकायदा इसकी पूरी क्लास रखते हैं, जहाँ हम कई बार उनको बताते हैं कि भाई आपको मार्केट कैसे करना है, आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। क्योंकि आपका क्लाइंट को, आपके कस्टमर को यही नहीं पता कि आप उन तक पहुंच ही नहीं पा रहे हो, वो आपका काम देख ही नहीं पा रहे हैं, आपके काम करने के तरीके बारे में नहीं पता, आपके बारे में उनको डेली बेसिस पे अगर उनके पास में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं जा रही है, तो भाई आपका जो काम है वो तो फेल ही हो गए। अब आप भले ही कितनी अच्छी पिक्चर शूट कर लेते हो, आप जाके आपने एक अच्छे अपने पूरी वेबसाइट अच्छी बना रखी है, खूबसूरत पिक्चर्स है उस पर, बट अगर वहाँ भीड़ ही नहीं आ रही, वहाँ ट्रैफिक ही नहीं आ रहा, आपके फॉलोअर्स ही नहीं है, तो आपका मार्केट काम कैसे होगा। तो
तो यहाँ पर आपको जो मार्केटिंग स्किल्स हैं उसके बारे में भी थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे फोटोग्राफी की मार्केटिंग की जाती है। अब इसके लिए देखिए मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं, हाउ टू गेट वेडिंग फोटोग्राफी क्लाइंट्स या हाउ टू गेट फोटोग्राफी क्लाइंट्स, वो वीडियोस आप देखिए, वहाँ पर मैंने काफ़ी डिटेल में इन सब चीज़ों के बारे में बात की है। कोशिश करूँगा अगर मुझे वीडियो का लिंक हुआ तो डिस्क्रिप्शन लगा दूँ 2-3 वीडियोस को, आप ज़रूर देखिए, आई एम श्योर आपको उन वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी। चौथा कारण है फेल होने का दोस्तों, वो है इनसफिशिएंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है जब वो हमारे पास ठीक से नहीं होता तो वो भी एक बहुत ही बड़ा कारण होता है। बहुत सारे फोटोग्राफर्स क्या करते हैं, जब अपना फोटोग्राफी बिजनेस शुरू करते हैं तो उनको पहले तो ये नहीं पता होता कि भाई कितना पैसा उनको इन्वेस्ट करना है, रैंडमली वो गियर्स खरीद लेते हैं, चाहे उन गियर्स की ज़रूरत है या नहीं है। दूसरी गलती वो क्या करते हैं कि जब वो बजटिंग देते हैं अपने क्लाइंट्स को तो ठीक से कैलकुलेट ही नहीं करते कि एक्चुअल में उनको अपनी सर्विसेज की कितनी फीस चार्ज करनी चाहिए। वो एक रैंडम बजट बना के दे देते हैं विदाउट स्टडिंग द एंटायर प्रोजेक्ट कि भाई कितना उनका इन्वेस्टमेंट होगा, कितना लोकेशन पे जाने का खर्चा होगा, कितना ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होगा, कितना एडिटिंग पे खर्चा जाएगा, कितना टीम को हायर करने पे खर्चा जाएगा, कितना एडिटिंग में खर्चा होगा, कितना पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर एक्चुअल खर्चा आ सकता है और कितना उनका खुद का खर्चा होगा, कितने गियर्स हायर कर गियर मतलब जो रेंट पे गियर्स लेने पड़ सकते हैं, या किस तरह से पूरा फोटोशूट जो है उसे हम एग्जीक्यूट करेंगे, कई बार लोकेशन को भी हायर करना पड़ता है वगैरह वगैरह। तो वहाँ पर जो उनका बजटिंग है वो उनका बहुत गड़बड़ा जाता है और फाइनली वो देखते हैं कि यार हमने शूट तो ले लिया लेकिन सारे पैसे हमारे इसमें खर्च हो गए, इसको देने में, उसको देने में। और जब आपको टेक होम देखते हो कि आप पैसा लेके जा रहे हो तो भाई बहुत कम, यानी कि शूट आपने लिया 1 लाख रुपए का और घर आप लेके जा रहे हो 10,000 रुपये। तो ये तो कोई मैथमेटिक्स नहीं है दोस्तों। मैथमेटिक्स तो वो है कि आप 1 लाख रुपए का असाइनमेंट करो और घर आप लेके जाओ कम से कम 60,000 रुपये, तो बात समझ में आती है। लेकिन आप 1 लाख रुपए का असाइनमेंट लेके आप लेके जा रहे हो 10,000 रुपये या 8,000 रुपये, सो वो एक तरह का जो है आपका बैड मार्केट, ये कह सकते हैं बैड फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। तो कई बार जो है, और जब कई बार आपके पास में अच्छे शूट्स आ जाते हैं, कई बार आपके पास में जो है कोई अच्छा क्लाइंट आता है तो आपके पास में इनसफिशिएंट फंड्स होते हैं, क्योंकि क्लाइंट कई बार जरूरी नहीं कि आपको सारा पैसा एडवांस में दे देगा। वो कहता है कई बार मैं भैया 20% 30% दूंगा या 50% दूंगा, बट आपका प्रोजेक्ट जो है वो काफ़ी बड़ा होता है, वहाँ पर आपको कुछ फंड्स की ज़रूरत पड़ती है जो आपको खुद से लगाना पड़ता है ताकि आप उस प्रोजेक्ट को अच्छे से कर पाए। तो यहाँ पर आपको जो है फाइनेंस को अपने उसको मैनेज करना भी आना चाहिए, चाहे आपके क्लाइंट की बजटिंग हो, चाहे आपके बिजनेस की रनिंग कॉस्ट हो, चाहे आपके मंथली बिल्स हो बिजनेस को रन करने के, चाहे आपके इक्विपमेंट्स की ईएमआई हो, चाहे आपके अगर आपने कुछ लर्निंग की है बीच में उसका खर्चा हो, या आपका कुछ स्टाफ हो उनको सैलरी देनी हो। तो यहाँ पर आपको हर चीज़ को बहुत केयरफुली, बहुत माइन्यूटली जो है स्टडी करना पड़ेगा, तब जाके आप एक प्रॉपर बिजनेस रन कर पाते हो। सो जस्ट इफ यू आर अ गुड फोटोग्राफर दैट इज नॉट मोर देन इनफ कि भाई मैं एक अच्छा फोटोग्राफर हूँ तो मेरे पास लाइन लग जाएगी, ऐसा नहीं होता दोस्तों। अच्छा फोटोग्राफर तो आपको बनना ही है, बट उसके साथ साथ और भी क्या एक्स फैक्टर हैं, वो काबिलियत भी आपके अंदर होना जरूरी है। अगर वो काबिलियत नहीं होगी तो आई एम श्योर आप 100% दोस्तों फेल कर जाएंगे। पांचवा कारण है दोस्तों ओवरलुकिंग कंटिन्यूअस लर्निंग। अब ओवरलुकिंग कंटिन्यूअस लर्निंग से क्या मतलब है, देखिए बहुत सारे फोटोग्राफर्स हैं जब वो एक ही ढर्रे में ढल जाते हैं, यानी कि पैसा आ रहा है तो बस शूट करते रहते हैं, फिर 1-2 साल तो काम अच्छा चलता है, 2-1 साल के बाद में देखते हैं कि भाई काम में जो है पूरा ग्राफ नीचे जा रहा है, अब असाइनमेंट्स आ ही नहीं रहे। अब क्यों नहीं आ रहा है असाइनमेंट्स, वो इस बात को स्टडी नहीं करते क्योंकि वो टाइम के साथ अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे, टाइम के साथ जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसके साथ में वो नहीं जा रहे हैं, यानी कि वो कंटिन्यूसली जो है इग्नोर कर रहे हैं जो भी नई चीज़ आ रही है, नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हो रही है मार्केट में, या कुछ हम नया ऐड कर सकें या अपनी फोटोशूट के अंदर कुछ नई चीज़ ला सकें। यानी कि वही पुराना ढर्रा, वही पुराना स्टाइल, वही पुरानी चीज़ें, उसको लेके वो कंटिन्यू करते हैं। और एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब उनके पास काम आना बिल्कुल बंद हो जाता है। तो भाई इसका सोल्यूशन ये है, मैं आपको मेरा एक किस्सा बता रहा हूँ। मेरे टाइम भी एक ऐसा टाइम आ गया था कि जब हम सब चीज़ जो है बिल्कुल एक ही ढर्रे पे कर रहे थे क्योंकि पैसा आ रहा था, क्लाइंट आ रहे थे, तो ठीक है। फिर एक टाइम ऐसा आया, बिकॉज अब हमारी भी एज हो गई, अब नए नए बच्चे आ गए, आप लोग सब जवान बच्चे कंपटीशन दे रहे हो भाई, मार्केट में आ गए हो और कंपटीशन तो बढ़ने ही वाला है। तो अब हुआ ये कि भाई हमको समझ में आया कि भाई एआई जो है वो भी सीखना पड़ेगा। अब एआई सीखने के लिए भी जो है हमने देखा, पढ़ा उसके बारे में, कितना यूज़फुल है फोटोशूट के अंदर, एडिटिंग में कहाँ काम आ रहा है, किस तरह से एआई का हम एडवांटेज ले सकते हैं। तो भाई मैंने थोड़े दिन पहले वीडियो बनाया था इवोटो का, बहुत ही अच्छा मुझे एक कंपनी मिली जहाँ पर मैं अपनी फोटोज़ को खुद ही कुछ सेकंड्स में एडिट कर पाया। तो वो मैंने नई चीज़ सीखी, उसमें एक हेयर का इशू था, वो इशू का भी वो टूल लेके आ गए नया। तो अब मैंने उस चीज़ को टाइम के साथ सीखा। मैं कई बार अपने एडिटर पर बहुत डिपेंड हो जाता था कि भाई एडिटर 5-5 6-6 दिन लगा रहा है,
जब मैंने देखा लो बजट के जो मेरे शूट्स हैं वहाँ पर इतनी फिनिश की ज़रूरत नहीं है और इवोटो तो और भी अच्छे से काम कर रहा है, इट इज़ गिविंग मी एज गुड एज प्रोफेशनल रिजल्ट्स। तो मैंने उसको सीखा, मैंने उसको लिया। और इवोटो के बारे में आपको नहीं पता तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा, देख लेना। बहुत ही अच्छे से मैंने एआई टूल को यूज़ करना सीखा। इससे क्या हुआ, मेरा वर्क फ्लो थोड़ा ईजी हुआ। मैंने क्लाइंट्स को पिक्चर्स दिए, अच्छे लगे। एडिटिंग जो है उसमें कमाल की निकल के आई। एडिटिंग का कॉस्ट मैंने बचाया, काफ़ी पैसा मैंने सेव किया। और ये सारा पैसा जो है हमारे प्रॉफिट्स में ही आता है। तो टाइम के साथ अपने आप को चेंज किया। और उसके साथ साथ अब जो नए ट्रेंड्स चल रहे हैं, चाहे लाइटिंग टेक्निक्स हो, चाहे मॉडल्स का शूट करना हो अलग तरीके से लोकेशंस का इस्तेमाल करना हो, या कोई नई चीज़ को ऐड करना हो अपने फोटोशूट्स के अंदर, तो मैं कंटिन्यूसली उसको सीखने की कोशिश करता हूँ। और ऐसा ही नहीं दोस्तों, मैं आप लोगों से भी सीखने की कोशिश करता हूँ। मैं जब आप लोगों की फ़ोटोज़ देखता हूँ आपके इंस्टाग्राम के पेज पे, या मैं दूसरे लोगों का काम देखता हूँ, तो मैं वहाँ से हमेशा सीखने की कोशिश करता हूँ कि भाई मैं भी कुछ इस तरह से अच्छा सा सीख लूँ, मैं भी यहाँ से कुछ ज्ञान ले लूँ, यहाँ से मुझे कुछ नॉलेज मिल जाए, ताकि मेरा काम जो है पहले से बेटर हो। यानी कि जो मैं कल तक कर रहा था, कुछ आज नया कुछ ऐड कर सकूँ। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको जो लर्निंग है उसको इग्नोर नहीं करना है, लर्न आपको करना है दोस्तों। अगर आप लर्निंग छोड़ दोगे तो फ़ायदा क्या। तो ये भी जो है एक तरह का, जैसे हम होता है ना गायक है उसको रियाज करना पड़ता है, ऐसी फोटोग्राफी भी जो है दोस्तों बहुत प्रैक्टिस का खेल है। जितना आप करोगे उतना आप सीखोगे, जितना आप करोगे, क्योंकि ये इतना बड़ा सागर है कि आप करते रह जाओगे तब भी आपको लगता है कुछ ना कुछ कसर रह गई मेरे शूट के अंदर, कुछ ना कुछ मैंने छोड़ दिया। मैं हमेशा, अगर आपको ये फीलिंग नहीं आ रही है, दैट मीन्स यू आर नॉट प्रोग्रेसिंग। मैं जब भी कोई शूट खत्म करता हूँ तो भले ही मैं क्लाइंट को बोलता हूँ नहीं बोलता हूँ, बट मैं मन से, मेरे को मालूम है, मुझे लगता है कि यार घर जाता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं इससे अच्छा कर सकता था, मैं इससे बेटर थोड़ा और कर सकता था, बट मैं नहीं कर पाया, कुछ ना कुछ कमी रह गई। तो फिर अगले शूट में उस चीज़ को मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ। सो ओवरऑल द बॉटम लाइन इज यू शुड नेवर स्टॉप लर्निंग। लर्न करोगे तभी आप अर्न करोगे। छठा जो कारण है फेल होने का 90% फोटोग्राफर्स का, वो है लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। अब देखिए लैक ऑफ कंसिस्टेंसी मेरा क्या मतलब है। देखिए बहुत सारे फोटोग्राफर्स क्या करते हैं, कम बजट का पोर्टफोलियो है या कम बजट का असाइनमेंट है, तो वो कम बजट का जैसे ही काम करके दे देते हैं। भैया यहाँ पर आपको जो है कंसिस्टेंटली आपको अपनी क्वालिटी को मेंटेन करना है, चाहे बजट कम हो क्लाइंट का या बजट हाई हो। आपकी फ़ोटोज़ की क्वालिटी की जो कंसिस्टेंसी है वो हमेशा एक लेवल पे होनी चाहिए। यानी कि आपका कोई भी काम सब स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। आपने चाहे मान लीजिए आपके पास में असाइनमेंट है, क्लाइंट ने कम पैसे दिए, इसका ये मतलब नहीं कि आप जो एडिटिंग है उसको खराब करके दो या आप एडिटिंग सब स्टैंडर्ड कर, क्योंकि वो आपका एक तरह से पोर्टफोलियो है। तो आपको अपनी क्वालिटी में, आपको अपनी डिलीवरी में, आपको अपने प्रोमिसेस में, आपको अपनी ओवरऑल डीलिंग में काफ़ी कंसिस्टेंट रहना है, जिससे आपकी जो रेपुटेशन एज अ फोटोग्राफर वो एक बड़ी बनती है, आपका एक जो ब्रांड है वो बड़ा बनता है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने एक शूट किया था, एक मेरा क्लाइंट था और उसका काफ़ी बड़ा बजट का पोर्टफोलियो शूट था, लेकिन उसका एक दोस्त मेरे पास आया, उसके पास उतने पैसे नहीं थे। उसने कहा सर मैं उतने मेरे फ्रेंड जितना पैसे खर्च नहीं कर सकता, बट आई वांट रियली सम गुड पिक्चर्स, आई कांट पे यू दैट मच ऑफ मनी, बट दिस इज़ द अमाउंट आई हैव। तो मैंने कहा भाई देख, मैं उतना बड़ा शूट लेवल पे नहीं कर पाऊंगा, बट वॉट एवर बजट आपका है मैं उसमें आपको बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। तो मैंने उसके बेहतरीन पिक्चर शूट किए, बट जब मैंने एडिटिंग की, जो पोस्ट प्रोडक्शन था, मैंने वहाँ पे कोई भी कमी नहीं रखी। मैंने भले ही मेरी जेब से उसमें थोड़ा ज़्यादा पैसा भी लगा, मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम था, बट मैंने अपनी क्वालिटी को मैंने बिल्कुल कंसिस्टेंटली जो है मेंटेन किया। यानी कि अगर आप वो फोटोज़ देखेंगे और एक बड़े बजट के, तो वहाँ पे कोई अंतर नहीं। सिर्फ मुझे पता है कि यहाँ पर मैंने एक क्लाइंट से कम पैसा लिया है और एक क्लाइंट से मैंने ज़्यादा पैसा लिया है, लेकिन जो क्वालिटी है वहाँ पर, जो कंसिस्टेंसी है मेरी क्वालिटी की, वो मैंने पूरी मेंटेन रखी है। यानी इससे फ़र्क ये पड़ता है कि वो जो लो बड़ा बजट था, मेरा जो ब्रांड है उनके सामने वो एक लेवल का ब्रांड बना रहता है कि हाँ यार ये फोटोग्राफर जो है अच्छी फ़ोटोज़ खींच के देता है। अगर मैं वहाँ कुछ सब स्टैंडर्ड फ़ोटोज़ दे दूंगा तो क्या होगा, उसके सामने मेरा ब्रांड थोड़ा छोटा हो जाएगा। उसको लगेगा नहीं यार मैंने पैसे कम दिए, मुझे फ़ोटोज़ भी ऐसे मिले। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिए कि आपकी जो कंसिस्टेंट, और अच्छा ये सिर्फ फोटोशूट में नहीं है, आपने क्लाइंट को आप अपना जो क्वालिटी ऑफ वर्क है उसे तो आपको मेंटेन ही करना है, बल्कि आपकी जो डिलीवरी है, आपके जो अदर बिजनेस का जो पूरा है, वहाँ पर भी आपको बहुत ही कंसिस्टेंट रहना है। चाहे आपको लोगों को सैलरी देनी हो, आपको जो असाइनमेंट, आप जो टीम हायर करते हो, आप जो जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हो, वहाँ पर भी जो आपका जो पूरा प्रोसेस है वो आपका जो है एक अप टू द मार्क होना चाहिए। तो इन चीज़ों का आप थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिए। सातवां कारण जो है दोस्तों फेल होने का, वो है भैया इग्नोरिंग क्लाइंट रिलेशनशिप। अब इग्नोरिंग क्लाइंट रिलेशनशिप से क्या मतलब है, बहुत सारे लोग जो है किसी क्लाइंट के लिए फ़ोटो शूट करते हैं, उसको काम दिया, उसके बाद वो क्लाइंट को भूल जाते हैं। ऐसा आप बिल्कुल मत करिए। आप अपने क्लाइंट के साथ हमेशा टच में रहिए। इससे बेनिफिट ये होता है, अब टच में रहने के 50 चीज़ें होती हैं, आपको छोटी छोटी चीज़ें सीखनी पड़ेगी। जैसे मार्केटिंग की बात की थी,
आप 5-6 महीने के बाद एक कुछ एनलार्जमेंट बना के एक ऐसी गिफ्ट कर दीजिए दिवाली होली पे, कोई भी टाइम आ गया क्लाइंट को, जो क्लाइंट अच्छा हो, जिसने आपको अच्छा पेमेंट किया हो, उससे वो क्लाइंट को याद रहती है, अरे यार अच्छा हाँ इन्होंने हमारा शूट किया था, अरे दिवाली पे उसने देखो मुझे एक अच्छा सा फोटो एक बना के भेजा है। खर्चा कितना आपको 800-1200 रुपये का, बट उसके आपका जो ब्रांड है उसके सामने, आपकी जो रिलेशनशिप है उसके साथ, वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। वो कहेगा कि यार इसको तो मेरे से तो कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी इसने होली दिवाली पे मेरे को एक अच्छा सा गिफ्ट दिया, एक अच्छा सा एनलार्जमेंट करके दिया मेरे पोर्ट्रेट का। तो जब भी किसी को भी फोटोग्राफी की जरूरत पड़ेगी, वो हमेशा आपका नाम रेफर करेगा, बिकॉज आपका बिहेवियर, आपका जो रिलेशनशिप है क्लाइंट के साथ, वो बहुत ही स्ट्रांग है और वहाँ आपने उसको रेपुटेशन आपने बनाई है। काफ़ी सारे लोग इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं। तो क्लाइंट से टच में रहिए। अगर आपके पास उतना पैसा नहीं, आप उतने बड़े फोटोग्राफर नहीं है, मत दीजिए आप, बट आप एक कॉल तो कर सकते हैं। आप कॉल करके हेलो हाय पूछ लीजिए, दिवाली होली पे, ईद पे, क्रिसमस पे उन्हें विशेष भेज दीजिए, उनके साथ टच में रहिए। आप ऐसा रिलेशनशिप बनाइए कि किसी न किसी बहाने से आप उनके साथ टच में रहें। जब आप उनके साथ टच में रहोगे तो उनके दिमाग में रहोगे, आप उनके दिमाग में रहोगे तो डेफिनेटली किसी को भी आसपास की जरूरत पड़ेगी तो दे विल रेफर योर नेम। तो ये छोटे छोटे बेबी स्टेप्स होते हैं दोस्तों, जो आपको ध्यान रखने बहुत ही ज़रूरी है। अब जो 8वां कारण है 90% फोटोग्राफर्स के फेल होने का, वो है दोस्तों अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। ये बहुत बड़ा कारण है। बहुत सारे लोग जब फोटोग्राफी में आते हैं ना, कोई फोटोग्राफी स्कूल ज्वाइन करके आता है, कोई फोटोग्राफी वर्कशॉप ज्वाइन करके आता है, कोई फोटोग्राफी क्रैश कोर्स करता है, कोई यूट्यूब से सीख रहा है और बहुत जोश में होता है। उसके बाद जो है ना, वो बहुत सारा पैसा अपने कैमरा, लेंसेज, गियर्स खरीदने में डाल देता है। और जब वो देखता है कि भाई मेरे तो रिजल्ट्स आ नहीं रहे उतने, मेरे पास उतना पैसा नहीं आ रहा, तो बहुत सारे फोटोग्राफर्स डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनके पेरेंट्स जो है उनको बोलने लगते हैं भाई तुमने इतना पैसा खर्च कर दिया, तुम्हारे पास काम वाम तो कुछ आ नहीं रहा है, तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो इस फील्ड के अंदर। उससे उनको और दिमाग खराब होता है। मतलब कुल मिला के वो एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं कि भाई ना तो कहते हैं ना, वो ना तो बिजनेस मिला, ना ही सक्सेस मिली, पैसा लग गया जो अलग से। तो यहाँ पर आपको अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए भाई। फोटोग्राफी बिजनेस जो है या एज अ फोटोग्राफर जो करियर होता है, वो एक दिन में, एक महीने में, एक साल में, 2 साल में नहीं बनता है। इट्स अ लॉन्ग जर्नी। तो अगर आपके अंदर पेशेंस है, आपके अंदर 3-4 साल का पेशेंस है कि भाई मैं कंटिन्यूसली, कंसिस्टेंटली जो है और लर्निंग के साथ में काम करता रहूँगा, तो आप इस फील्ड में आओ। प्रॉफिट और लॉस पार्ट ऑफ द बिजनेस है, उससे आपको घबराना नहीं है। फेल तब होते हो दोस्तों जब आप इन सब चीज़ों से लेके आप एक अनरियलिस्टिक जो अपने दिमाग में एक इमेज बना लेते हो कि यार मैं तो अभी बड़ा फोटोग्राफर बन गया क्योंकि मेरे पास तो लेटेस्ट कैमरा है और मेरे पास तो बेहतरीन गाड़ी है, मेरे पास बड़ा स्टूडियो है, मेरे पास आगे पीछे 4 लोग घूमते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन पैसा क्लाइंट असल में जेब से कितना आपको दे रहा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। असली पैसा वो तो वहीं से आएगा जो क्लाइंट आप पे स्पेंड कर रहा है, ना कि जो आप अपने पैसा खुद लोन लेके आप कैमरा ले रहे हैं या आप लोन लेके अपने लिए गियर्स खरीद रहे हैं। तो वो सक्सेस नहीं है। सक्सेस वो है दोस्तों कि आप रियलिस्टिक होकर अपने करियर में चलें, आप एक रियलिटी को फेस करके टेक लाइफ एज इट कम्स, यानी कि जैसी ज़िंदगी आपके सामने आ रही है, जैसा करियर आपके सामने आ रहा है, आप उसके चैलेंजेस को लेना सीखें। अगर आपका कोई चीज़ काम नहीं कर रही है तो उसको आप सच्चे मन के साथ में एक्सेप्ट करें और जो चीज़ वर्क नहीं कर रही है उसके ऊपर आप काम करें। तब जाके जो है आप समझ पाएंगे कि एक बिजनेस को बिल्ड करना कितना मुश्किल काम होता है। देखिए, मुश्किल कोई चीज़ नहीं है, आसान हो जाती है, बट तब जब आपका माइंडसेट करेक्ट हो, तब जब आपकी जो अप्रोच है वो करेक्ट हो। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि भाई मैंने अभी फोटोग्राफी बिजनेस शुरू किया है तो मैं एक 4 साल का एक पीरियड लेके चल रहा हूँ, और 4 साल ये सिर्फ दिमाग में नहीं कि 4 साल एक्सपेक्टेशन अपने आप 4 साल में सब ठीक जाएगा, नहीं, आपको रोज़ मेहनत करनी है। जो मैं बता रहा था ना, कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस, लर्निंग एटीट्यूड, मार्केटिंग स्किल्स, रोज आपको इन पे सब पे चीज़ों पे काम करना है। तो जब आप रोज काम करोगे तो 1 साल में आपको एक रियल पिक्चर सामने आ जाती है कि भाई मुझे अब मैं कितना पानी में हूँ, मुझे कितना सीखना है और कितनी चीज़ें इंप्रूव करनी है। तो आप एक रियलिस्टिक अप्रोच लेके चलोगे तो आप फेल नहीं होगे। आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लेके चलोगे तो बहुत जल्दी फेल होगे। तो ज़्यादातर जो फोटोग्राफर्स हैं वो जितनी तेज़ी से इस फील्ड में आते हैं उतनी तेज़ी से बाहर हो जाते हैं विदिन 2 ईयर्स। The reason is unrealistic expectation। 9वां यानी कि 9th रीजन है 90% फोटोग्राफर्स के फेल होने का, और ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है दोस्तों, इसको आपको बहुत ध्यान से सुनना है, वो है लैक ऑफ बिजनेस एक्यूमेन। अब देखिए, बिजनेस एक्यूमेन से, लैक ऑफ बिजनेस एक्यूमेन से मेरा क्या मतलब है। बहुत सारे फोटोग्राफर्स अच्छे फोटोग्राफर्स होते हैं, बट जो उनका बिजनेस एक्यूमेन है वो उतना स्ट्रांग नहीं होता। उनको नहीं पता होता कि फोटोग्राफी बिजनेस को कैसे रन करते हैं, कैसे प्रोप्राइटरशिप में कंपनी को ओपन करते हैं, क्या लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, किस तरह से क्लाइंट को मैनेज किया जाता है,
किस तरह से आपका इनवॉइस बनता है, किस तरह से जो है आपको पूरा अपना क्लाइंट को सर्विस मेंशन करनी होती है, कैसे परफॉर्मा इनवॉइस बनता है, कैसे फाइनल इनवॉइस बनता है, किस तरह से बिज़नेस को फाइल करना होता है, या चाहे आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो, या किस तरह से जो है आपके मार्केटिंग मटेरियल्स बनते हैं, किस तरह से जो है आपको होल जो पूरा बिजनेस का मैनेजमेंट है, चाहे उसमें आपको वेबसाइट को रन करना हो, इंस्टाग्राम के पेज को रन करना हो, चाहे उसके लिए आपको रील्स को बनाना हो, चाहे आपको टीम को खड़ा करना हो, चाहे बहुत सारी जो भी इंपॉर्टेंट लोग हैं फोटोग्राफी बिजनेस को रन करने के लिए, वो सारी चीज़ों को कैसे हैंडल करना चाहिए वो नहीं पता होता। ऑल दे नो इज़ जस्ट अ गुड फोटोग्राफी, यानी कि वो फोटोग्राफर्स बहुत अच्छे होते हैं बट बिजनेस एक्यूमेंट जो है वो उनको उतना अच्छा नहीं होता। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगा, भाई आप जितने भी सक्सेसफुल फोटोग्राफर्स को देखते हो आप उन्हें कांटेक्ट करें, उनसे आप गाइडेंस लें, या इस तरह की कोई भी वर्कशॉप हो रही है जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हो। हालांकि फोटोग्राफी सिखाने की वर्कशॉप्स बहुत है, लेकिन जो फोटोग्राफी बिजनेस स्किल्स हैं उसको सिखाने के लिए वर्कशॉप इतनी नहीं होती है। मैं कोशिश करूँगा कभी इस टॉपिक पे वर्कशॉप्स लाने की, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो लैक ऑफ बिजनेस एक्यूमेंट भी है, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है आपके फेल होने का। तो इसको समझने की बहुत ज़रूरत है। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप लीगल एक्सपर्टीज़ ले सकते हैं, आप सीए से, आप किसी एडवोकेट से बात कर सकते हैं क्या क्या लीगलिटीज़ होती हैं किसी बिज़नेस को शुरू करने के लिए। अब फोटोग्राफी बिज़नेस कैसे शुरू करें, फोटोग्राफी करियर कैसे शुरू करें, इस पर भी मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ बनाए हैं। आप जाइए उन वीडियोज़ को देखिए, मैंने कई बार डॉक्यूमेंट्स की बात भी की वो सारे वीडियोज़ के अंदर। तो आप देखिए, मैं कोशिश करूँगा नीचे वो वीडियोज़ को लगाने की ताकि आपको थोड़ी हेल्प मिल सके। तो वीडियो के बाद आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करिएगा, कोई ना कोई वीडियो में अच्छा वहाँ पर लगा ही दूंगा। अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यानी कि 10th ऐसे रीजन की वाई 90% फोटोग्राफर फेल। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा रीजन है, ये सबसे जितने मैंने बताया उन सबसे बड़ा रीजन है ये रीजन है फियर ऑफ फेलियर। अब देखिए, फियर जो है ना ये आदमी को खत्म कर देता है। फियर ऑफ फेलियर बहुत सारे फोटोग्राफर्स को होता है। कई लोग तो अपना काम ही शुरू नहीं कर पाते क्योंकि उनको लगता है मैं फेल हो जाऊंगा। मतलब थोड़ा बहुत भी इन्वेस्टमेंट करने से डर लगता है, उनको लगता है यार कहीं काम नहीं आए फिर क्या होगा। अरे यार मैंने उसको देखा, मेरे दोस्त ने शुरू किया था, वो तो घर बैठ गया, कुछ नहीं आया, उसने तो बड़ा स्टूडियो डाल लिया था, स्टूडियो बंद हो गया उसका। फिर उनको दूसरा फेयर आता है कि यार मेरे को कौन काम देगा, तो काम तो है जो बड़े बड़े फोटोग्राफर्स को मिलता है, हमें कौन पूछेगा मार्केट में। तो जो फियर है ना दोस्तों, सबसे पहले आपको उसे ओवरकम करना है। देखिए, फियर सबसे गंदी चीज़ होती है, आपको फियरलेस बनना है। अगर आप फियर लेके कोई भी चीज़ सोच के मार्केट में उतरोगे तो आप डेफिनेटली फेल ही होगे। तो ये जो फियर है फेलियर का, इसको अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा। जैसा मैंने बताया, एक दिन में कोई चीज़ नहीं होती और फियर जो है धीरे धीरे कम होता है। अगर आप पानी में कूदोगे ही नहीं, समंदर में कूदोगे नहीं, डुबकी नहीं लगाओगे तो उसकी गहराई का कैसे पता चलेगा। तो बहुत सारे फोटोग्राफर्स क्या होते हैं ना, ऐसे बैठ रहते हैं ऊपर, समंदर के ऊपर बैठ के बातें करते रहते हैं और वहाँ कंकड़ पत्थर फेंकते रहते हैं कि यार ऐसा हो जाएगा तो ऐसा कर लेंगे, ऐसा, यानी कि वो सिर्फ बातें करते हैं, वो प्रैक्टिकल में कुछ करते ही नहीं। यानी कि कैमरा ले लिया, गियर खरीद लिए, जोश में वर्कशॉप्स भी कर ली, अच्छी लाइटिंग गेयर्स उठाए, फोटोशूट भी अच्छे कर लिए और ठीक ठाक पोर्टफोलियो भी बना लिया। लेकिन जब बात आती है बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने की, यानी कि ऑफिस खोलने की, स्टूडियो खोलने की, मार्केटिंग में पैसा खर्च करने की, अच्छी वेबसाइट बनाने की, अच्छा इंस्टाग्राम पेज बनाने की, उसके लिए रील्स बनाने की, पोस्ट प्रोडक्शन के खर्चा करने की, उनको लगता है अरे बाप रे यहाँ तो इतना सारा पैसा खर्च होने वाला है, इतना पैसा मेरा रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा, इसमें तो 1 लाख रुपया शुरू में लग जाएगा, कब पैसा रिकवर होगा, कौन मुझे काम देगा। यानी कि कॉन्स्टेंटली दे आर लिविंग इन फियर, और फियर जो है ना वो आपकी सारी एम्बिशंस को किल करता है दोस्तों। तो थोड़ा आपको रिस्क लेना सीखना होगा, थोड़ा आपको रिस्क लेके चलना पड़ेगा। नो मैटर कुछ भी अंजाम हो, अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। आपको समझना पड़ेगा कि बिजनेस एक रिस्क है, आपको समझना पड़ेगा मेरा कुछ पैसा स्टेक पे हो सकता है मेरे को कभी वापस नहीं आए। लेकिन अगर आप इंटेलिजेंटली काम करोगे, आप प्लानिंग के साथ काम करोगे तो आपकी जो रिस्क है वो थोड़ी कैलकुलेटिव हो जाती है। यानी कि आप पहले रिस्क को कैलकुलेट करिए, कितना पैसा आप खो सकते हो, और आप ठीक से काम करोगे तो आप अच्छे से अपने रिस्क को भी कवर कर सकते हो। अगर आप कोई प्रॉफिट नहीं बना रहे हो और लॉस भी नहीं कर रहे हो तो भी आप यू आर ऑन द राइट पाथ। लेकिन अगर आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, क्लाइंट आपकी तारीफ कर रहा है, क्लाइंट आपके पास में जो है कुछ लीड्स भेज रहा है, लेकिन बिजनेस अभी लॉस में, कोई बात नहीं, आप उसको ओवरकम कर जाओगे। वो बिजनेस लॉस में लेकिन प्रॉफिट में आ जाएगा। बट आप फियर में आ जाओगे कि यार मैं तो लॉस में चल रहा हूँ, 1 साल हो गया अभी मैंने प्रॉफिट नहीं कमाया, इसको बंद ही कर देते हैं। तो भी आप जब क्विट ही कर दिया तो गेम खत्म हो गया। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, फियर जो है उसको आपको थोड़ा ओवरकम करना पड़ेगा। अब इसका इलाज तो मैं आपको सिर्फ यही बोलना चाहूँगा कि जब आपने सोचा है इस करियर के बारे में, जब आपको पैशन है फोटोग्राफी के लिए, तो यार अब करो फिर, और कुछ चारा नहीं है। देखिए, बगैर करे कुछ नहीं होता दोस्तों।
और फियर कितना है, फियर किस बात का फियर है आपको, फेल होने का ही तो फियर है ना। तो यार फेल हो गया तो कौन सी बड़ी बात होगी, जिंदगी थोड़ी खत्म हो जाती है। समझ रहे हो मेरी बात, जिंदगी खत्म नहीं होती यार। फेल आपका, आप एक बार फेल हो जाओगे, 2 बार फेल हो जाओगे, बट उस फेलियर से सीख लो कुछ, थोड़ा सा आप ये समझ लो क्या गलतियां की हैं, उनको मत दोहराओ दोबारा। तो बस यही फियर होता है, बाकी कुछ नहीं है। अपनी रिस्क को कैलकुलेट करो, एकदम बड़ी जंप मत मारो, एकदम बड़ा करने की मत सोचो, है ना, ये बहुत बड़ी गलती होती है। मैं तो बहुत ही बड़ा करूँगा, बड़ा करो, सपने बड़े देखो, बट टेक बेबी स्टेप्स, स्मॉल स्टेप लो, सीखो, और छोटी छोटी सक्सेस को बड़ा धीरे धीरे बनाओ। मैंने लाइफ में हमेशा छोटी छोटी सक्सेस को सेलिब्रेट किया है। ऐसा नहीं कि भाई एक दिन में हमें छलांग लगानी है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आप प्रॉफिट बना रहे हो, यू आर अहेड, आप बहुत लोगों से आगे हो, बहुत सारे लोगों से आगे हो। अब प्रॉफिट बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप प्रॉफिट बना रहे हो, दैट मीन्स यू आर डूइंग राइट थिंग। अब उस प्रॉफिट को बड़ा कैसे कर रहे हैं, उसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है, उस पर प्लानिंग करने की ज़रूरत है। तो ये कुछ मैंने आपको 10 रीजंस बताए हैं जिस वजह से लोग फेल होते हैं। तो इन रीजंस को ज़रा दिमाग में रखो और अपने काम को, इन 10 पॉइंट्स को ध्यान में रख के आगे बढ़ाओ। अब इससे जुड़े कोई भी सवाल हैं तो मुझे आप कमेंट करके नीचे पूछ सकते हो, आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। उम्मीद है आज के इस वीडियो से आपको थोड़ी नॉलेज मिली होगी, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ होगा। और भी किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं मुझे कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइएगा। और जिन्होंने सवाल पूछा था, उम्मीद है आपको भी इस सवाल का जवाब मिल गया होगा, और साथ साथ बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर और व्यूअर को भी। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।